नमस्कार साथियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज नया बिंदु शुरू करने वाले हैं। ये बिंदु हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी प्रकार की कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी का पेपर आता है तो इस टॉपिक से 3-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है, बिंदु है संधि। हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें और समझते हुए इसको करें तो ये प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। आज आपको मैं यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से आपको संधि के प्रश्न हल करने हैं वो बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। आज का अपना बिंदु है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल या जोड़ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस धी। सम इसमें क्या है? उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। सम का अर्थ है अच्छी तरह से। तो सम का अर्थ क्या हो गया? अच्छी तरह से। और धी का अर्थ है मिलाना। तो संधि का अर्थ क्या हो गया? अच्छी तरह से मिलाना। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बन गए आपके। एक तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ना होता है। ये किन शब्दों से मिलकर बना है? सम और धी। इसमें सम उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। सम का अर्थ है अच्छी तरह से और धी का अर्थ है मिलाना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया अच्छी तरह से मिलाना। अब इसका विलोम देखिए। यहाँ पर अगर थोड़ी सी जानकारी न रखें तो यहाँ पर गलती हो सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है संधि का विलोम क्या है। हम सीधा सा देखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर ये दिया हुआ है विग्रह, तो संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। और अगर विग्रह नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? विच्छेद करना है। और अगर दोनों दिए हुए हैं तो पहले कौन सा करना है? विग्रह। वैसे दोनों दिए हुए नहीं आएंगे, अगर दिए हुए आते हैं तो आपको विग्रह करना है। अब परिभाषा देखिए। एक व्याकरणीय वे हैं कामता प्रसाद गुरु। उनके अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा तो जो क्लासें होती है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनमें पूछा जाता है। तो परिभाषा क्या होगी? दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, सिंपल परिभाषा देखी जाए तो दो वर्णों के
मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या था? मेल। ये मेल होता किन में है? दो वर्णों में मेल होता है। किन में होता है? दो वर्णों में। दो पद होते हैं, प्रथम पद और एक होता है दूसरा पद। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि में क्या होता है? मेल होता है। मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पुस्तक धन आलय, इसकी अंतिम ध्वनि है पुस्तक ए, अंतिम ध्वनि आ रही है और इधर से प्रथम ध्वनि आ है। दोनों का मेल होने पर क्या बन गया? आ बन गया। शब्द बन गया आपका पुस्तकालय। अभी पढ़ा कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि इसमें से ए है, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि आ है। इन दोनों में मेल होता है और फिर परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर इसकी अंतिम ध्वनि और इसकी प्रथम ध्वनि में से अगर परिवर्तन होता है तो वो संधि कहलाती है प्रधान संधि। याद रखना, कंपटीशन का प्रश्न बन गया है। तो अगर जिन वर्णों में परिवर्तन होता है, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि के कारण इनमें से अगर किसी में परिवर्तन होता है तो वो प्रधान संधि कहलाती है। और इन दोनों के मेल से इधर कहीं या इधर कहीं परिवर्तन होता है, इन दोनों को छोड़कर प्रथम पद के जो बाकी के अक्षर है उनमें या दूसरे पद के जो अन्य अक्षर है उनमें परिवर्तन होता है, तो वो संधि क्या कहलाती है? गौण संधि कहलाती है। बात समझ में आ गई? अगर इन दोनों में परिवर्तन होता है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन होता है, तो वो संधि कहलाती है प्रधान संधि। और अगर इन दोनों में परिवर्तन न होकर इनमें कहीं पर भी परिवर्तन होता है तो वो संधि कहलाती है गौण संधि। अब आगे देखिए, अगर इन दोनों पदों को मिलाया जाए और अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह संधि नहीं मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। अगर दो अक्षर आपस में मिल रहे हैं फिर उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। जैसे युग बोध, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। दोनों को आपस में जोड़ते हैं, मेल करते हैं दोनों का। युग बोध बना। इसमें मेल तो हो गया लेकिन किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। इसको संधि नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई कि अगर दोनों को मिलाने से परिवर्तन होता है तो ही वो क्या होगी? संधि होगी। अगर दो पदों को मिलाते हैं या दो वर्णों को मिलाते हैं तो अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहलाएगा? संयोग
कहलाएगा। अब देखिए संधि के भेद। सबको पता है संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्यों 3 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि वर्ण जो है वो कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन, बाकी बच गया आपका विसर्ग। इस वजह से संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी आपकी हो गई विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब शुरू करते हैं स्वर संधि। संधि का पहला भेद देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। अगर पूछ ले कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है तो आपको बताना है अच संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। इसमें क्या होता है? दोनों पदों का जो अंतिम, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि दोनों ही क्या होनी चाहिए? स्वर होनी चाहिए। मेल किस में होगा? 2 स्वरों में मेल होगा। वो संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब देखिए स्वर कितने होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मिला के कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अगर किसी संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि इन 11 अक्षरों में से है तो वह क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। विद्या, धन, अर्थी, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? आ। विद्या, आ, अंतिम ध्वनि विद्या आ रहा है तो अंतिम ध्वनि आ हो गई। ये ए हो गया, इसकी प्रथम ध्वनि ए। दोनों मिलकर क्या बन गए? इसमें विकार क्या आ गया? आ गया। परिवर्तन किस में हो रहा है? इन दोनों में से हो रहा है तो ये क्या हो गई? प्रधान संधि हो गई। विद्यार्थी बन गया। तो विकार किस में, परिवर्तन किस में, ये सॉरी मेल किस में हुआ? इसकी अंतिम ध्वनि आ और इसकी प्रथम ध्वनि ए, दोनों ही क्या है? स्वर है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। भेद देखिए, वो भेद किस आधार पर किए जाते हैं? परिणाम के आधार पर। जो मेल हो रहा है, विकार, मेल होने से जो विकार हो रहा है उसका परिणाम क्या आ रहा है? उस परिणाम के आधार पर इसके 5 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? 5 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से 5? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब देखो इन 3 में तो स्वर लगा हुआ है। स्वर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इनका परिणाम क्या आता है? स्वर ही आता है। इस वजह से इनके साथ क्या लगा हुआ है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि लगा हुआ है। इनका परिणाम स्वर नहीं आता है, इस वजह से इनमें स्वर नहीं लगा हुआ है। अब आगे देखिए, प्रत्येक स्वर अपने सहित सभी स्वरों से मेल करता है। यानी 11 स्वर जो है, ये ए जो है वह अपने सहित सभी से मेल करता है। किसमें? स्वर संधि में। स्वर संधि के जो 5 भेद है, इन 5 भेदों में ये 11 स्वर जो है अपने सहित
सभी स्वरों से क्या करते हैं, मेल करते हैं। तो कितने हो गए, 11 स्वर, 11 स्वरों से मेल करते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए, 121 मेल हो गए। अब स्वर संधि का पहला भेद देखिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, अपना दीर्घ वाला रूप धारण कर लेते हैं। क्या होने चाहिए, दोनों तरह पे समान स्वर होने चाहिए। समान स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, उस संधि को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इस संधि में 4 रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप, 4 रूप देखने को मिलते हैं। 4 कौन कौन से, देखिए, ए या आ प्लस ए या आ जाता है। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए या आए और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि ए या आए तो क्या बन जाते हैं, दोनों मिलकर आ बन जाते हैं। ये क्या हो गया, ये दीर्घ रूप हो गया। ई और प्लस ई मिलकर बड़े ई बन जाते हैं। ऊ प्लस ऊ बन जाते हैं, बड़ा ऊ। रे प्लस री बड़ा रे बन जाते हैं। लेकिन ये हिंदी में नहीं है, केवल संस्कृत में चलता है। अपने हिंदी में तो ये 3 ही रूप मिलते हैं। आप देखो, इसको दीर्घ स्वर संधि क्यों कहा गया, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, इनका परिणाम क्या आ रहा है, आ ई ऊ, ये तीनों ही स्वर है, परिणाम स्वर आ रहा है। इस वजह से इसके साथ क्या लगा, स्वर लगा। और ये संस्कृत में क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस वजह से इस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहा गया है। अब इनकी पहचान देख लीजिए। अगर शब्दों के बीच में आ ई ऊ यानी बड़ी मात्राएं आती है, आ आता है, बड़ी ई की मात्रा आती है, बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तो वह उदाहरण किस संधि का होगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। आपको ध्यान रखना है, आ गया, बड़ी ई आ गई, बड़ा ऊ आ गया, तो किसका उदाहरण हो गया, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं। परमात्मा शब्द है, कंपटीशन में सीधा ये शब्द दिया हुआ आएगा, इसमें कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो पहचान मैंने बताई, क्या आना चाहिए, आ बड़ी ई बड़ा ऊ जहाँ पर आता है वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो सीधा आपको कहाँ चलना है, यहाँ पर। अब जो अर्थ इसका है वही टुकड़े करने पर उस शब्द का आना चाहिए। परम धन आत्मा। अब देखो यहाँ आ भी तो आ सकता है ना, यहाँ ए भी तो आ सकता है ना, क्योंकि दीर्घ रूप कौन सा बन रहा है, ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। इधर ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। ये कोई से भी आ सकते हैं, कौन सा बनेगा, आ बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या परमा यहाँ सही शब्द है क्या, देखना आपको ये है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो इसका जो अर्थ है वही इनका अर्थ भी आना चाहिए, तभी आपकी संधि क्या होगी, सही होगी। और अगर इसका अर्थ अलग आ रहा है, इसका अर्थ अलग आ रहा है, तो वो संधि गलत हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ क्या आएगा, परम ही आएगा। यहाँ आत्मा नहीं, शुद्ध शब्द क्या होता है, आत्मा। अब देखो इसको फिर से संधि करते हैं। इधर से अंतिम ध्वनि कौन सी हो गई, ए। इधर से अंतिम ध्वनि कौन सी हो गई, आ। ए और आ मिलकर क्या बनते हैं, अपना बड़ा वाला रूप बनाते हैं, दीर्घ वाला रूप बनाते हैं, आ। तो क्या बन गया,
ये आधा हो गया था, ए निकल गया था, इसमें से आधा हो गया। इधर से तमा बच गया था, लेकिन बीच में क्या आ गया था, आ गया, तो आत्मा हो गया। इनको वापस जोड़ेंगे, स्वर इसमें व्यंजन में स्वर लगते ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, परमात्मा बन गया। अब दूसरा देखते हैं। रविंद्र, यहाँ जाना आपको, बड़ी मात्रा है बड़ी ई, तो यहाँ से विच्छेद करना आपको। अब यहाँ रह तो आ गया, वह भी आ गया। अब यहाँ बड़ी मात्रा भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो अर्थ होता है वही इनका विच्छेद करने पर अर्थ आना चाहिए। ये रवि है, सूर्य के लिए है, तो रवि में मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। तो रवि प्लस क्या जुड़ा हुआ है, इंद्र जुड़ा हुआ है, रविंद्र हो गया। इधर देखिए, यहाँ इस शब्द में बड़ा ऊ कहाँ पर है, बड़ी मात्रा कहाँ है, ये यहाँ पर। संधि विच्छेद कीजिए, गुरु धन उपदेश। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा की मात्रा यहाँ आ रही है, तो यहाँ से संधि विच्छेद होगा। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मानंद, ईश्वरीय आनंद। क्या है इसका अर्थ, ईश्वरीय आनंद। तो यहाँ पर ब्रह्म भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा भी शब्द होता है। और यहाँ आ गया आनंद। अब ब्रह्मा का आनंद, जबकि इसका अर्थ क्या है, ईश्वरीय आनंद। और यहाँ अर्थ क्या आ गया, ब्रह्मानंद, ब्रह्मा का आनंद। तो यहाँ ब्रह्म आ नहीं आएगा, ब्रह्मा नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रह्म आनंद। ब्रह्म यानी ईश्वरीय, तो ईश्वरीय आनंद। तो आपको ध्यान रखना है संधि विच्छेद करते समय कि जो शब्द का अर्थ है वही संधि विच्छेद करने पर उनका अर्थ होना चाहिए। और अगर अर्थ में भिन्नता आ रही है तो आपका संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आप ले सकते हो, रटने की आपको आवश्यकता है नहीं। जो तरीका मैंने बताया कि बीच में आ बड़ी ई ऊ आता है, तो वहाँ से आपको संधि विच्छेद करना है। और जो शब्द का अर्थ होता है वही संधि विच्छेद करने पर उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए। आप इससे कितने ही शब्द हल कर सकते हो। तो मित्रों, ये संधि वाला जो टॉपिक है, बिंदु है, वो बहुत लंबा है, तो इसको 3-4 वीडियो में पूरा करेंगे। आज इतना ही। दीर्घ संधि हमने कवर कर ली है, पूरी कर ली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दीर्घ संधि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो दीर्घ संधि का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को अंत तक आपको देखना है। तो नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।